Good morning, everyone. Welcome to the class. Good morning, Aarti, Ikshita, Sumana, Archana. Welcome, everybody. Welcome to the class. Good morning, Kashani. तो आज स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। राम राम बेटा। आगे बढ़ते हैं। आज के कंटेंट से आने वाले अब बात करते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन है क्या। देखो, वैसे तो अगर इस चैप्टर को पढ़ा जाए सेकेंड आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? बेटा 3 मिनट हो चुकी है और अभी तक बच्चे ज्वाइन कर ही नहीं। मैं खुद ही 1 मिनट स्टार्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 17 और 8। देखो बच्चों, क्यों कोई दिक्कत आती है क्या साइट में? ऐसे ही करवाओ, नेटवर्क ऑनलाइन पढ़ लो, नेटवर्क सही नहीं ऐसे कैसे करें? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्या करें हमें ऐसे, मतलब स्टार्ट में उसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी टेबल्स की, तो वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, कभी मास के ऑर्डर में, कभी एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। तो वो अगर रिपीट कर रहे थे उसको बोल रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मतलब एक पीरियड के बाद जो रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लास। मतलब वर्ड है पीरियोडिक, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कौन कौन सी टेबल्स आई, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई इनके लिए। ये एज सच है। सबसे पहले है डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद आया मेंडलीव की टेबल, उसके बाद आया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इनके बीच में बहुत सारे आए थे, जैसे डोबेनियर के बाद आया था चैन कॉर्टियस का रोल आया था। बहुत सारे आए थे लेकिन हमें इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है मॉडर्न टेबल से। ये अगर पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है यहाँ से बनने का क्वेश्चन। ठीक है, मॉडर्न टेबल से, जिसको मोस्टली की टेबल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब बात करते हैं डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबेनियर ने क्या करा, तीन तीन एटम्स के तीन तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए, यानी तीन तीन एलिमेंट्स को एक पेयर बनाया। तो उन पेयर का क्या करा, उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। उसने क्या करा, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स possessing similar properties, arrangement of the elements in increasing order of their atomic mass। उसने तीन तीन जैसे A1 ले लिया, एक A2 ले लिया, एक A3 ले लिया। तो तीनों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करा। इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मैच हो रही थी। और एक और खास बात थी, वो खास बात क्या थी, जैसे उसने एक पेयर बनाया लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, 17, 23 और 13 है। तो जो इनके एटॉमिक मास थे, इसने क्या करा, इनके एटॉमिक मास को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करा। ठीक है, एल आई, देखो ऐसे एल आई एन ए फिर की। तो एल आई का होता है 7, एन ए का 23, पोटेशियम का 13 है। ठीक है, तो इसने एक बोला कि जो बीच वाला एटम है, जो बीच वाला एटम है उसका एटॉमिक मास दोनों एटम्स का क्या होता है, एवरेज। अगर इसको मैं M1 बोलूं, इसको मैं M2 बोलूं, इसको मैं M3 बोलूं, तो M2 जो होगा वो होगा M1 प्लस M3 डिवाइड बाय 2। देखो 7 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, 23 आ गया। मतलब इसने बोला, लेकिन इसने तीन ही पेयर बनाए थे। एक तो ये, एक दो और लिख लो। इसने एक बनाया था कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम। एक बनाया था Cl का, Br का और I का। इतना हमारे काम का है। बेटा क्या रिपीट करना है बताना जरा, कौन सा पोर्शन रिपीट करना है? ओके, इसने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट्स के एटम्स के पेयर बनाए। तो पहला पेयर इसने बनाया लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। ये मैंने लिखा Li, ये मैंने लिखा Na, ये मैंने लिखा K। तो
तो इसने क्या करा, इनको इनके मास के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, ठीक है। Ni का सबसे कम होता है, फिर Na का, फिर 39। इसने एक बात और बोली, जो बीच वाला एटम आ रहा है, जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले के और आखिरी के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्या होगा, इसका मान लो अगर मैं M1 बोलूं, इसके मास को मैं M2 बोलूं, इसके मास को मैं M3 बोलूं, तो जो M2 होता है वो क्या होता है, वो दोनों का एवरेज होता है, मतलब M1 प्लस M3 डिवाइड बाई 2। देखो कैसे निकालेंगे, मुझे Na का निकालना है, वो एवरेज आना चाहिए। तो 7 है किसका, लिथियम का, M1 7 है, ये कितना है 39, 7 प्लस 39 हो गया कितना 46, 46 डिवाइड बाई 2 कितना आया 23। इसने ये बोला, इसने दो पेलोड बनाए थे, एक बनाया था कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम, एक बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, इसका बच्चों क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था। देखो पहली बात, ये उस टाइम की स्टार्टिंग डिस्कवरी थी, तो पूरा ड्रॉबैक मान लो इसको, तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन इसका ये था कि वर्क्स ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स एंड वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब जस्ट ऐसा बोला कि ये कोइंसिडेंस ऐसा ये अरेंज कर पा रहा है, ये कोई परफेक्ट लॉ नहीं है, कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, और ये कुछ ही एटम्स पे लग रहा है, कुछ ही पेयर्स पे लग रहा है। उसने ओनली 3 ही पेयर बनाए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या करा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने क्या करा, वही एटम्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। देखो क्या हो रहा है इसमें, इसने अरेंज करा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Na, Mg, Al। देखो क्या कह रहा है कि पहले की और आठवें की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, इसको बोल दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। देखो पहला कौन सा आया, लिथियम आया। आठवां कौन सा आया, सोडियम आया। यानी लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। आगे बढ़ो, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहला कौन सा है, बेरिलियम। आठवां कौन सा है, मैग्नीशियम। यानी इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी हर पहले से 8 तक गिनती करोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसने बताया, एक मिनट, ठीक है। और इसने ओनली अरेंज करा कैल्शियम पर, ठीक है, इसने ओनली कैल्शियम तक अरेंज करा। यानी ये पूरा अरेंज नहीं कर पाया। उस टाइम तक जितने एटम्स एलिमेंट डिस्कवर थे सबको अरेंज नहीं कर पाया। इसने बोला कि पहले की और आठवें की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। इनका पूरा नाम था डेमेट्री मेंडलीव, ठीक है। तो एवरीबॉडी, हमने अब तक दो पढ़े, हमने पहला पढ़ा डोबेनियर, दूसरा हमने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या करा, 3-3 के पेयर बनाए, इसने क्या करा, 8-8 के पेयर बनाए। इसने पेयर नहीं बनाया, इसने कैल्शियम तक अरेंज कर दिया। इसने Li से लेके कैल्शियम तक अरेंज कर दिया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, और बोला कि जो पहला होगा और आठवां होगा उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। जो तुम्हें करके देखो, दोबारा देखो, लिथियम, बताओ बच्चों क्या आएगा Li के बाद, एवरीबॉडी Li के बाद क्या आएगा, Li के बाद बेटा एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, अच्छा B के बाद एवरीवन, बोरोन के बाद कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद इसके बाद फ्लोरीन के बाद, भूल गए क्या, नियोन। इसके बाद इसने ऐसे बोला, इसने टिल कैल्शियम तक अरेंज करा और बोला कि पहले की और आठवीं की प्रॉपर्टी सेम रहती है। तुम गिनती बोलो, पहले की और आठवीं की प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। इन लॉज पे ध्यान नहीं देना है, वैसे तो इनका जो बेसिक डेफिनेशन थी कि क्या क्या अरेंज कर पाता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, एवरीवन लेट मी नो। कोई डाउट, एवरीबॉडी, एवरीवन प्लीज वॉच द वीडियो, मैं लिख के
वेल उसको पढ़ाया और पॉपुलर किया। उस समय 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट्स ऐसे थे जो नोन थे। उन्होंने उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट के फॉर्म में, और उनको लाइन से नहीं लगाया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में उनको लगाया कि पहले एक लाइन से लिखते गए, और जब प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगी तो नीचे लिखना शुरू कर दिया, फिर रिपीट होने लगी और नीचे लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने एक के नीचे एक के नीचे एक लेयर वाइज लिख लिख कर एक नया टेबल बनाया विच इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें कंसेप्ट ये था कि एक जैसी प्रॉपर्टी एक के नीचे एक आ जाए, और वर्टिकली एक के नीचे एक जो आ रहे थे उस पूरे वर्टिकल कॉलम को कहा गया ग्रुप। अच्छा, और एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको कहा गया पीरियड। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है या हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और वर्टिकल कॉलम्स क्या है? ग्रुप्स हैं। मेंडलीव के टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 8 अष्ट वर्टिकल कॉलम्स थे। मेंडलीव महाराज का टेबल कुछ ऐसा दिखता था। आप एक खास बात देखिए, प्रॉपर्टीज को मैच कराने की ललक में मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति में जो ये एलिमेंट्स है बिल्कुल रैंडम नहीं है, ये किसी न किसी अरेंजमेंट से, किसी न किसी व्यवस्था से ईश्वर ने बांधे हुए हैं। अच्छा, तो उन्होंने एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक के नीचे एक रखा, और जैसे जैसे वो करते गए उनको दिखा कि कहीं कहीं तो गैप्स आ रहे हैं। जहां जहां उनको लगा गैप्स हैं, ही वॉज सो बोल्ड, ही मेड अ प्रेडिक्शन कि ऐसे एलिमेंट भी होंगे इसी दुनिया में हैं, अभी तक खोजे नहीं गए हैं। लुक एट द पावर ऑफ प्रेडिक्टिव साइंस। आप ये देखें, मेंडलीव ने एलिमेंट्स के खोजे जाने का प्रेडिक्शन कर दिया कि कुछ हैं, जैसे सिलिकॉन के नीचे कुछ है तो उन्होंने इका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे है तो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे करके उनको नाम दिए कि ये ऐसे हैं जो भविष्य में खोजे जाएंगे। और इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम क्या थे, बाद में जब खोजे गए तो लोगों ने हिसाब लगाया कि वो क्या क्या है, ऑल दैट स्टफ, लेकिन उस समय तक लोगों को उनका ज्ञान नहीं था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी मेरिट मानी गई कि उन्होंने ऐसा, एक तो है कि आप कई सारी रिसर्च होती है कि आप अंधकार में टटोल रहे हैं बस कि कोई रास्ता मिल जाए, एक है आप टॉर्च लेकर देख रहे हैं, आपको पता है कि उस दिशा में देखना है, बस आपको टॉर्च वहां डालनी है, और आपको जब अगर आपको पता है कि आप क्या खोज रहे हैं तो रिसर्च बड़ी आसान हो जाती है। तो मेंडलीव ने एक तरह से कैटलाइज कर दिया नए एलिमेंट्स की खोज को। उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स भी हैं, हम अभी तक अपने ज्ञान से उनको पहचान नहीं पाए हैं, आपको खोजना है, आप खोजिए, आपको मिलेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि जब ये मिल जाएंगे इनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसा ऐसा मास होगा, ये वैलेंसी होगी, ये रिएक्टिविटी होगी, सब पूरी जन्म पत्री लिखती उन्होंने। दैट इज अ प्रेडिक्शन एंड दैट इज अ हेल ऑफ अ प्रेडिक्शन। और जब बाद में वो खोजे गए तो मेंडलीव की सारी भविष्यवाणियां नास्टोडेमस ना होते हुए भी सत्य सिद्ध हुई, और इससे मेंडलीव को काफी यश भी मिला, ख्याति भी मिली, और उनका पीरियोडिक टेबल एक अच्छा मान्यता प्राप्त पीरियोडिक टेबल के रूप में, या एक उनका जो अरेंजमेंट था वो एक बढ़िया और बेहतरीन पीरियोडिक टेबल के रूप में लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए मेंडलीव ने एक सिद्धांत दिया, एक लॉ दिया, विच इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या था? उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनके वजन के पीरियोडिक फंक्शंस हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा बताया महान मेंडलीव ने। ये ऑल्दो न्यूलैंड ने हल्के फुल्के तौर पे कहा था, तो लोगों को बहुत भरोसा नहीं हुआ था, और शायद मेंडलीव को उसका आइडिया भी नहीं था कि न्यूलैंड जैसा कुछ बता चुके हैं। बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश ओरिजिनल रिसर्च उनकी थी, उसमें उन्होंने ये बताया, और 2 4 5 7 10 12 नहीं, पूरे उपलब्ध एलिमेंट्स को उन्होंने सेट कर दिया, और जो नहीं खोजे गए थे उनका प्रेडिक्शन भी कर डाला। ये एक बहुत एकदम क्वांटम लीप थी, आप कह सकते हैं एकदम सडनली बहुत बड़ी बात हो गई थी। जो मतलब डॉबरिन और न्यूलैंड का काम जो देखेंगे वो बहुत बच्चों जैसा काम है एज कम्पेयर टू मेंडलीव, जो सडनली काफी ऊपर के पेडेस्टल पर आ गए।
उन्होंने कहा, अच्छा स्पेशल केस के बारे में, वेल जैसे कि हम बार बार कहते आए हैं, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। जैसे एका एल्यूमिनियम जिसको उन्होंने कहा था, बाद में वो खोजा गया और वो हमारा चिर परिचित गैलियम है। एका सिलिकॉन जिसको वो कहते थे, वो बाद में खोजा गया, जिसका नाम रखा गया जर्मेनियम। और यही नहीं, कुछ एटॉमिक मासेस उस समय गलत नोन थे, जैसे कोबाल्ट का कुछ झगड़ा था, बेरिलियम का कुछ झगड़ा था। उन्होंने आगे पीछे करके उसको सेट किया, उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि इसका एटॉमिक मास फिलहाल लोग ये बताते हैं पर उसमें गलती है, और गलत करके उन्होंने उसे उसको सही कितना होना चाहिए उसका भी प्रेडिक्शन किया। और लोगों ने और ढंग से एक्सपेरिमेंट करे, एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करे, तो उन्होंने पाया कि मेंडलीव सही बोल रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट करके नाप नाप के वो ना पा सके, मेंडलीव ने अपनी थ्योरी से प्रेडिक्शन करके दे दिया। एंड दिस वाज द बिगेस्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सी एवरी हमने बात करी मेंडलिंग की, जितनी बातें बताई गई वीडियो में वो ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज ध्यान ना रखें। सबसे पहली बात, ही अरेंज 63 नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नॉन थे, उन्होंने उसको अरेंज करा। ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको उन्होंने पीरियड बोला। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उन्होंने बोला क्या, पीरियड। तो ग्रुप को क्या बोला, ग्रुप कितने थे, 8। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, उसने तो पहले प्रिडिक्शन करी थी, उसने एक बोला था एक का बोरोन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक बोला था एक का सिलिकॉन, ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है। एक का एल्यूमिनियम, एक उन्होंने बोला था एक का मैग्नीज। सी, जो एक का बोरोन था वो सिलिकॉन था, वो स्कैंडियम था, ये जी था, ये जी था, ये टीसी था। ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई थी। उसमें एका बोरोन था, उसने स्पेस खाली छोड़ा था, बोला इसका नाम क्या रहेगा, एका बोरोन रहेगा। लेकिन उसकी डिस्कवरी उसको क्या बोला, उसको हमने स्कैंडियम बोला, इसको हमने गैलियम बोला, जर्मेनियम बोला, टेक्नीशियम बोला। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना, एका बोरोन का नाम क्या है, एका सिलिकॉन का नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिमिलर है ग्रुप 1 एलिमेंट से, मतलब एल्कली मेटल से। जो मेरे पास लिथियम होती है, बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज इनसे सिमिलर है। कई बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है हेलोजन से, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताओ मुझे, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है अल्कली मेटल से, वो कैसे है बच्चों, कैसे सिमिलर है एवरीबॉडी। सिमिलरिटी क्या है एवरीवन, सिमिलरिटी क्या है इनके अंदर, एवरीबॉडी लेट मी नो। अरे उसने बोला था, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, काफी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि वो सिमिलरिटी दिखा रहा था एल्कली मेटल से भी, उसके साथ रखें। वो सिमिलरिटी दिखा रहा था हेलोजन से कि उसके साथ रखें, तो कहाँ पे रखें। देखो, एल्कली मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मोनोकेटन बनाने की, मतलब Li+ बनाने की, Na+ बनाने की, K+ बनाने की, Rp+ बनाने की। तो बच्चों हाइड्रोजन की टेंडेंसी भी होती है H+ बनाने की। तो एक सिमिलरिटी ये दिखा रहा था। ठीक है, और मैं बात करूं ये हेलोजेंस की, तो हेलोजन की टेंडेंसी क्या होती है, Cl2 बनाने की, मतलब डायटोमिक फॉर्म में रहने की, I2, Cl2, Br2, I2, F2। वैसे ही H की टेंडेंसी भी रहती है H2 बनाने की। मतलब ये सिमिलर था किससे, एल्कली मेटल से भी, और ग्रुप 17 से, जिसको बोलते हैं हेलोजन का ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए इसकी पोजीशन काफी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, अब आती है नई टेबल, उसको बोलते हैं मोजलेस मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं मॉडर्न टेबल ऑफ मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल। ये हमारे काम की है। अब तक जितना पढ़ा उसको बच्चों फैक्ट्स बताए वही याद रखने। ठीक है, तो बच्चों इसने क्या करा, इसने बॉम्बार्डमेंट करवाई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जितने भी डिफरेंट मेटल्स थी सबकी सरफेस से सबके एटम्स को लिया और बॉम्बार्डमेंट करना। ठीक है,
कभी लिया Na, कभी लिया लिथियम, कभी लिया आयरन, और उसने रिजल्ट पे पहुंचा, उसने एक प्लॉट बनाया फ्रीक्वेंसी के साथ और एटॉमिक नंबर के साथ। तो क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया। तो उसने रिलेशन दिया, बेटा मतलब फेंकना बोम्बार्डमेंट, मतलब हिंदी में बोले तो इसको मतलब फेंकना, मतलब मैं ऐसे किसी पे बॉम्ब फेंक रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है, ये इसको फेंक रहा हूँ मेटल की सरफेस पे, सरफेस है मेटल का, इसको बोलूंगा बॉम्बार्डिंग। ठीक है, तो क्या करवाया? बॉम्बार्डमेंट करवाया। तो एक रिलेशन आया, पूरा एक्सपेरिमेंटल है। तो उसने फॉर्मूला दिया, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर म्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। उसने देखा कि जो म्यू थी जो म्यू थी वो प्रोपोर्शनल थी किसके, मतलब डिपेंड कर रही है किस पे? जेड पर। तो उसने बोला इनके इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर, तो काफी काम की बात बोल दी। उसने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिक फंक्शन होती है किसका? एटॉमिक नंबर का, मतलब जेड का। अब से पहले जो भी है वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि उनको एटॉमिक मास का फंक्शन होती है, वो ए का फंक्शन मान रहे थे, बस वही गलती कर रहे थे। अगर उनके दिमाग में बात आ जाती कि ये जेड का फंक्शन होता है, तो बच्चों मोस्टली की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डिस्कवर कर देते। तो इसने क्या प्रूफ करा? इसने प्रूफ करा कि जो एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पर। वो उसके, समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? मतलब अब से पहले जो लोग आए थे, डोबेनेर हो गया, लोथरमेर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, मेंडलिंग हो गया, सब क्या कर रहे थे? सब एटॉमिक मास के पीछे भाग रहे थे, ए के पीछे भाग रहे थे। जेड की बात किसने नहीं करी, लेकिन इसने जेड की बात करी और इतिहास बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करा बच्चों? क्या होती है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो क्या करा? उसने एलिमेंट्स को जेड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। क्या करा? जेड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी, एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी। उसने बोला कि जो पीरियडिक, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो फंक्शन है किसका? वो पीरियडिक फंक्शन है किसका? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, जेड। ठीक है, यहां से होती है शुरुआत बच्चों। अब बात करते हैं उसका अपीयरेंस कैसा है, उसको अरेंज करा तो कैसे करा? पहली बात तो जेड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, और वो दिखती कैसी अरेंज करने के बाद में, चलिए बात करते हैं इसके अभी बड़ी। पीरियोडिक टेबल, वाह ये कितना सारे एलिमेंट्स इसमें समाये हुए हैं, पूरे इसके वैभव में आप इसको देख रहे हैं, इसके दर्शन कर रहे हैं। आप इसको देखिए, और ये दिस इज ऑफ कोर्स द फॉर्म व्हिच इज थैंक्स टू मोज़ले। अरेंजमेंट बाद में भी बहुत वैज्ञानिकों ने मिलकर किया कि किस डिजाइन और लुक कैसे होनी चाहिए, दैट्स डिफरेंट, जो कंसेप्ट था वो मोज़ले साहब ने दिया। इसमें कुछ चीजें दर्शनीय हैं। क्या? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, पॉइंट्स याद होने पड़ेंगे आपको। in the modern periodic table there are 7 horizontal rows which are called periods, ठीक है, and these elements have same वैलेंस शेल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर एक रो को देखेंगे तो वो सेम होगा। अच्छी बात है। और ग्रुप जो है उसको देखें, कितने ग्रुप्स हैं? देयर आर 18 वर्टिकल रोज, 18 वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, एंड विद इन ईच ग्रुप अगर आप देखेंगे तो दे हैव वेरी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे लिथियम है, लिथियम विल बी 2s1, सोडियम is 3s1, potassium is 4s1, rubidium is 5s1 and cesium is 6s1। तो सारे s1 ही है क्या? Yes, that is the beauty of it। एक खानदान, एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन, खाली n बढ़ता जा रहा है, नीचे आ रहे हो। Across the period इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स बदल रही है, but principal quantum number of outermost shell is always the same, right? ऐसा है। एक चीज और देखें टेबल की, वैसे तो बड़ा मजेदार टेबल, आप इसको देखें एक एक करके। ये क्या है? अलग अलग, आप देख सकते हैं अलग अलग पीरियड्स हैं। फर्स्ट द शॉर्ट पीरियड, द स्मॉलेस्ट पीरियड दिस इज द शॉर्ट पीरियड, जिसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। उसके बाद 8, 18, 32 इस तरह से आते हैं,
और ये कॉलम्स क्या हैं? ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये और कुछ नहीं, ग्रुप्स हैं। अलग अलग ग्रुप्स आप देखेंगे और एक एक ग्रुप पर एक एक एलिमेंट पर किताबें, कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं। वो सारा ज्ञान समाया हुआ है इस टेबल में। क्यों? आपको अलग अलग ग्रुप्स और अलग पीरियड्स, कितने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ऐसे हैं। आप देखिए सॉरी, यही नहीं, पीरियोडिक टेबल को अलग अलग 4 टुकड़ों में भी बांटा गया है। 4 टुकड़े, जी हाँ, कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अरे एसपीडीएफ तो ऑर्बिटल हुआ करते थे। हाँ, तो ये चारों धाम की तरह 4 ब्लॉक कैसे हैं? ये चारों ब्लॉक्स जो हैं ये एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो किस ब्लॉक में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो एस है तो वो एस ब्लॉक का कहलाएगा। अगर पी है तो पी ब्लॉक, डी है तो डी ब्लॉक, और एफ है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, दैट वे, यस, इट इज दैट सिंपल एंड इट इज दैट वे। फाइन, आप देखें एस बिल्कुल कॉर्नर में लेफ्ट साइड पर, पी राइट साइड पर कॉर्नर में, बीच में डी है और चरणों में एफ है। एस पी डी एफ ऑर्डर देखेंगे तो पहले एस, बीच में डी, अंत में पी और चरणों में एफ सब शेल है, लेकिन वो एक्चुअली चरणों में नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं, एफ ब्लॉक पूरा का पूरा, उसकी एक्चुअल लोकेशन कहां है? उसकी एक्चुअल लोकेशन यहां पर है। अच्छा, तो वो थर्ड ग्रुप में है वो थर्ड ग्रुप में, पर इतने सारे एलिमेंट्स इतनी जरा सी जगह में कैसे लिखे जाएं? तो स्टार लगाकर नीचे लिख देते हैं, अदरवाइज एफ पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप में ही समाया हुआ है। हकीकत तो ये है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी स्टैंडर्ड मानी जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एवरीवन, हमने बात कर ली अपीयरेंस की, दिखती कैसे? इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक मतलब जो भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक में है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। जो भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आएंगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। जो डी वालों में डी में करेगा, एफ वालों में एफ में करेगा। ठीक है, एक और बात देखो, जो एस ब्लॉक है वो होते हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। 18 ग्रुप्स है ना, तो उसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन सा होता है? एस ब्लॉक। फिर जो पी ब्लॉक होता है वो होता है ग्रुप 13 से 18। ठीक है, जो डी ब्लॉक होता है वो होता है 3 से 12। ध्यान रहे, याद कर लेना, ये टेबल रटी हुई होनी चाहिए। अगर टेबल याद नहीं होगी तो एस ब्लॉक भी नहीं होगा, पी ब्लॉक भी नहीं होगा। जो चैप्टर्स हमारे हैं एनसीईआरटी में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th में भी है, 12th में भी है, डी ब्लॉक भी है। तो इनमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी, उनको याद कर लेना। एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। जो ग्रुप नंबर, जो डी ब्लॉक है वो किसमें है? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के बीच में, यानी जो बीच में आता है ना, इधर तो मेरा पी ब्लॉक हो गया, इधर मेरा एस ब्लॉक हो गया, तो ये बीच वाला है 3 से लेके 12, इसको बोलता हूं मैं क्या? डी ब्लॉक। और ध्यान रहे, जो एफ ब्लॉक है पूरा का पूरा ग्रुप नंबर 3 में ही है। ध्यान रखना, एफ ब्लॉक पूरा का पूरा ग्रुप नंबर 3 में ही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कौन सा होता है, तो ग्रुप नंबर 3 होता है। ध्यान रखना। अब बच्चों बात करते हैं ब्लॉक्स, तो पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक और बी ब्लॉक की। एवरीबॉडी, कोई खास बात? वैसे अभी हमने बताया था इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और इसकी है NS2। अच्छा, ये कैसी है? ये लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे NS2 में एक बात ध्यान रखना, हीलियम भी आती है, पर हीलियम नोबल गैस है। 1s2 यहां नहीं है, यहां 2s2 इससे शुरू हो रहा है। और वैसे अगर देखें तो एस ब्लॉक का जो मेटल्स हैं कायदे में वो यही हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो कायदे में जो मेटल्स चालू हो रहे हैं वो तो ये 2s1, 2s2, ऐसे यहां से लेकर ये आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7s1, 7s2 यहां तक आ रहे हैं। ये क्या है? ये है आपका सो कॉल्ड
एस ब्लॉक। पर हीलियम आपने बोल दिया, वो तो पी ब्लॉक में डाल दिया आपने, हाँ जी, पर उसमें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ब्लॉक में। हाँ, बात तो सही है, एक्सेप्शन है। क्यों? हीलियम की प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस जैसी ही है, तो लॉजिकली मेंडलीव के अनुसार उसको यहां रखना उचित नहीं होता। वो किसी भी तरह से बेरिलियम या मैग्नीशियम मेटल से मैच नहीं करती, वो हूबहू मैच करती है किससे? नोबल गैसेस से, तो उसको वहीं रख दिया है। बाकी सारी नोबल गैसेस पी ब्लॉक में है, उसी के हिसाब से उसको वहां रख दिया गया है। देखा जाए तो हाइड्रोजन भी ढंग से मैच नहीं करती है लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक उनके साथ। लेकिन यही डिफेक्ट मेंडलीव की टेबल में था और यही डिफेक्ट लॉन्ग फॉर्म में भी है। हाइड्रोजन लावारिस है, उसकी कोई स्वतंत्र ढंग की जगह नहीं है। इनफैक्ट वो अपने जैसी खुद ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो कहां रखते लोगों ने कहा पहले ही डाल दो उसे, और वो वहां पड़ी हुई है। ध्यान रखना, उसमें पूरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो चाहते तो उसे हैलोजेंस के ऊपर भी डाला जा सकता था। तो उससे अच्छा था कि उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मैच करती थी अल्कली मेटल से, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो फिर भी नहीं करती पर थोड़ी बहुत ज्यादा, तो उसको ग्रुप 1 में रख दिया गया है। एस ब्लॉक के एक लक्षण सुन लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एनएस सबशेल में आता है। NS1 या NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ग्रुप 1 और 2 में सारे के सारे मेटल्स हैं, हाँ हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एस ब्लॉक का एक नाम है, जी हां, उसे कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। NS1 NS2 मेटल्स के लिए N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पी ब्लॉक के दर्शन कीजिए, सबसे मजेदार और झगड़े वाला पी ब्लॉक है। क्यों? ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और मेटलॉइड्स भी हैं। अच्छा, क्या क्या है इसमें? अरे देखते रहिए तमाशा, नोबल गैसेस भी हैं इसमें कोने में। तो ओवरऑल लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक की पहचान क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट का, वो आ रहा है एनपी सबशेल में। ग्रुप नंबर कौन से हैं? 13 से लेकर 18 तक इसका ग्रुप नंबर है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे ही इसके बाशिंदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 13 की होगी NS2 NP1, ऐसे ही NS2 सब में चलता रहेगा, NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6, 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आप देखें तो ये आ जाएंगे। कुछ नाम है, हाँ, खानदानों के नाम भी रखे गए हैं। अच्छा, जैसे कौरव पांडव टाइप, जी हाँ। 13 में पहला एलिमेंट बोरॉन है तो लोग बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। 14 को कार्बन फैमिली, 15 चाहे तो नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली। लेकिन एक्चुअली फ्लोरीन फैमिली की बजाय लोग उसे कहते हैं हेलो जिन। कौन सा जिन? अलादीन का जिन, हेलोजन। अच्छा, उसका नाम पड़ा हेलोजेंस। 18 को पहले इनर्ट गैस कहते थे, आजकल नोबल गैस कहते हैं। इनर्ट जो रिएक्ट कर ना सके, नोबल जो कम रिएक्ट करे, नोबल गैसेस हैं 18। 16 का एक दूसरा नाम भी है, 16 को चॉकोजेंस बोल देते हैं। चॉकोजेंस क्यों? चौक है क्या? नाम है जी, चॉकोजेंस हैं ग्रुप 16 के, कम पॉपुलर है पर नाम है। और निक्टोजेंस हैं ग्रुप 15 के। निक्टोजेंस, चॉकोजेंस बहुत पॉपुलर नाम नहीं है। हैलोजेंस और नोबल गैसेस बहुत कॉमन है और आप बार बार सुनेंगे। सो एवरीवन, हमने बात करी एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। हमने इनका आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देखा। जो ग्रुप 1 है उसका क्या होता है? उसका होता है NS1। ग्रुप 2 का क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा NS2। ठीक है, जहां पर N क्या है? N है पीरियड का नंबर। ठीक है, N क्या है? पीरियड का नंबर। अगर फर्स्ट पीरियड का है तो 1S1, सेकंड का है तो 2S2, ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डी ब्लॉक। यू कैन सी डी ब्लॉक। ये होता है डी ग्रुप। ये जो स्कैंडियम दिख रहा है आपको, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो स्कैंडियम क्या है? वो ग्रुप नंबर 3 है। जिंक का ग्रुप नंबर 12 है। ठीक है,
देखो डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं इसको, डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इन एलिमेंट्स में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में। किसमें इलेक्ट्रॉन करता है? डी ऑर्बिटल में, ठीक है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द n-1d सबशेल। इसका मतलब क्या है? n-1d क्या होता है? देखो बच्चों, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, जिसकी पहली शेल है, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये देखो जो बाहर वाली चौथी है, ये इसको मैं बोलता हूँ n बराबर 1, 2, 3, 4। जो लास्ट वाली होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसको बोलते हैं क्या? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल से अंदर वाली होती है, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और जो पेनल्टीमेट के अंदर वाली होती है, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ओके, ठीक है। अब सुनो क्या बता रहा हूँ मैं। वापस न्यूक्लियस मानो, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। अगर मैं इसको n बोलूं, ये क्या हो जाएगी? n-1। ये क्या हो जाएगी? n-2। ये क्या हो जाएगी? n-3। सबको पता होगा, हमने बहुत पढ़ाया क्लास में। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1d सब शेल में। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है n-1। देखो n-1d 1 से लेके 10 और ns 0 से लेके 2, ठीक है। हमने इनकी बात करी थी लास्ट चैप्टर में, करी थी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो ग्रुप 3 to 12 ऑल आर मेटल्स। और एक और बात, सारी मेटल्स कैसी होती है? हार्ड होती है, काफी हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती, जैसे ग्रुप 1 और 2 की थी। यू कैन सी। जो बच्चों अब जो ये डी ब्लॉक है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज, बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो होती है 3D सीरीज, सेकंड को बोलते हैं 4D, इसको बोलते हैं 5D, इसको बोलते हैं 6D। 3D 4D क्यों बोल रहे हैं? देखो मैंने क्या बोला था कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में एंटर करता है, ठीक है। तो n-1d मतलब 4-1d मतलब 3D। मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन है उसमें इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? 3D में एंटर कर रहा है। स्कैंडियम हो गया, देखो एग्जांपल लो, स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। किसी का भी एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम का ले लो। इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s2, 3d5-4s2। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया किसमें आया? 3D के अंदर आया, इसलिए इसको बोल रहे हैं 3D सीरीज। वैसे ही होती है 4D सीरीज, वैसे ही होती है 5D, 6D, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, forms a bridge between s block chemical active। देखो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बेटा मैंने बताया जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसको बोलते हैं 3D सीरीज, सेकंड को बोलते हैं 4D, उसको बोलते हैं 5D, इसको बोलते हैं 6D। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 3D सबशेल में। मतलब क्या? स्कैंडियम ले लो, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? डी ब्लॉक को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली बात तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, उनको बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। देखो सारी डी ब्लॉक की मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स है, सिवाय अगर मैं बात करूं 3D की। तो 3D देखो पहली बात सुनो, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि जो जिंक होता है वो ट्रांजिशन मेटल है क्या? तो आंसर होता है नहीं। क्या 3D मेटल है? हाँ 3D में होता है, बट ये ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन वही होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा D10 3D10 4s2। इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैं बात करूं क्रोमियम की, इसका होता है 3D5 4s1। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2 एफ सबशेल में। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2 f1 से लेके 14, n-1 d0 से 1, ns2। ग्रुप थर्ड एंड ऑल आर मेटल्स। मैंने बताया था एफ ब्लॉक का सारा किस में? ग्रुप थर्ड में। अब बात करते हैं
IUPAC nomenclature for element having Z value greater than 100, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज्यादा है, उनका नेमिंग कैसे करेंगे। इस बार नीट 2022 में सवाल था, एक एलिमेंट था कि Z बराबर 119 है, उसका नेमिंग करो। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये हमने का 11th क्लास में पढ़ा हुआ होता है। अगर 0 है उसको बोलते हैं नील, उसके लिए हम यूज में लेते हैं एब्रीविएशन एन। 1 को बोलते हैं अन, उसके लिए लेते हैं यू। 2 को बोलते हैं बाई, उसके लिए लेते हैं वी। 3 को बोलते हैं ट्राई, उसके लिए लेते हैं टी। 4 को बोलते हैं क्वाड, उसके लिए लेते हैं क्यू। 5 को बोलते हैं पेंट, उसके लिए लेते हैं पी। 6 को बोलते हैं हैक, उसके लिए लेते हैं एच। 7 को बोलते हैं सेप, उसके लिए लेते हैं एस। ये एस क्यों लेते हैं बताऊंगा मैं। 8 को बोलते हैं ओक, उसके लेते हैं ओ। 9 को बोलते हैं इन, इसके लेते हैं ई। मान लो मुझे नाम लिखना है किसका, 107 का। आयुपेसी नाम क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं नील। मैंने क्या लिख दिया, नील। प्लस 0 क्या बोलते हैं, 0 को बोलते, सॉरी, एक को अन बोलते हैं। दोबारा से आओ, 107, इसमें एक है, 0 है, 7। एक को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील, और 7 को क्या बोलते हैं, 7 को बोलते हैं सेप। तो क्या हो गया, अन नील सेप, और लास्ट में जोड़ दो ईएम, IUM। क्या जोड़ दो, IUM। तो अन नील सेप्टियम क्या हो जाएगा, अन नील सेप्टियम। वैसे ही बच्चों 110 का है, तो एक को क्या बोलते हैं, अन। इस एक को भी क्या बोलेंगे, अन। 0 क्या बोलेंगे, नील। समझ में आया। अब बताओ बच्चों 119 का क्या होगा, 119 का क्या नाम होगा। अगर Z बराबर 119 है, उसका क्या नाम होगा एवरीबडी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ये हम सीख गए। काफी सिंपल चीज है, बस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो अगर बाद में नहीं मिले तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मेरे पास जो Z की वैल्यू है वो 56 है, Z बराबर मेरे पास 82 है। तो इस एलिमेंट की जिसका Z 82 है, 56 है, उसकी पोजीशन कौन सी है। पोजीशन का मतलब वो कौन से ग्रुप में है, वो कौन से पीरियड में है, बताना। तो कैसे बताते हैं वेरी बड़ी, प्लीज वॉच द वीडियो। वेल, ब्लॉक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और जिस सब शेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाए उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट है, सीधा सा हिसाब है। अच्छा, ग्रुप कैसे पता करते हैं। वेल, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाए उस ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में जाता है। ग्रुप में मतलब अगर जैसे S ब्लॉक है, तो अगर S1 या S2 है तो ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 है। अगर P1 से P6 तक है तो ये 13 से लेकर 18 तक है। अगर ये D1 से D10 है तो ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है। और अगर F में कुछ भी है अंतिम, तो फिर वो ग्रुप 3 में है, क्योंकि सारे का सारा F ब्लॉक पूरा का पूरा ग्रुप 3 में ही बैठा हुआ है। ऐसा है। एक और मजेदार ट्रिक है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 103 से ज्यादा है या 103 के बराबर भी है, तो वो कौन से ग्रुप में होगा, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही ग्रुप नंबर है। मतलब किसी का एटॉमिक नंबर है 104, अच्छा, तो 100 हटा दीजिए 4, तो उसका ग्रुप नंबर है 4। किसी का 110 तो ग्रुप नंबर है 10। हाँ, अच्छा, इतना ही है, बड़ा खूबसूरत है, इतना ही है। दिस वेरी सिंपल। एटॉमिक नंबर 106 है तो ग्रुप नंबर 100 हटा दीजिए 6, दैट्स इट। क्रोमियम के नीचे आएगा। पीरियड कैसे निकालेंगे। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड से करस्पॉन्ड करता है। जैसे n-1 d n-2 f भी होगा,
पर NS में जो है एस सब शेल को आप देखिए, हाईएस्ट एस सब शेल जो ऑक्यूपाइड है उसके हिसाब से उसका पीरियड नंबर आ जाएगा शोषण। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल इंटीमेटली जुड़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल। बच्चों का क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड कॉमा ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर सीजियम। अगर यहाँ पे सीजियम नहीं होता तो कैसे करते? देखो z बराबर दे रखा है 55, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले आप याद करो पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। सबसे पहले क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। इसके लिए जो पीरियड होता है फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सबसे पहले क्या करो? नियरेस्ट नोबल गैस फाइंड करो, नियरेस्ट नोबल गैस। कैसे करेंगे? हमारे पास z की वैल्यू क्या है? 55 है, तो बच्चों नियरेस्ट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी, देखो हीलियम का होता है 2, इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो बच्चों कितना होता है? 54। दोस्तों नियरेस्ट कौन सी हो गई? वो हो गई जीनोन हो गई, जीनोन हो गई। हमने फाइंड कर लिया, मतलब इसका 54 है, इसका कितना 55। मतलब अगर ये फिफ्थ पीरियड में है तो जीनोन ये रेड इसमें होगा 55 वाला, ये होगा सिक्स पीरियड में। मतलब मेरे पास पीरियड की वैल्यू हो गई कितनी? 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, अगर 54 वाला ग्रुप 18 में आ रहा है तो 55 वाला ग्रुप फर्स्ट में नहीं आएगा, मतलब एस ब्लॉक में। इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 6s1, 6s1, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एज ए जीनोन 6s1। अब देखो ग्रुप की वैल्यू, पीरियड की वैल्यू क्या हो गई? वो हो गई 6, ये वाली। और ग्रुप कौन सा हो गया? वो हो गया फर्स्ट। ठीक है, सी एवरीवन। अब बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम तीन टाइप से कैसे करते हैं? पहला बोलते हैं मेटल, दूसरा बोलते हैं नॉन मेटल, तीसरा बोलते हैं मेटलॉइड्स। सी एवरीवन, ये जो ग्रीन और ये कलर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो सबको पता ही है मेटल नॉन मेटल का, तो आप सुन लो मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो बच्चों ये जो लाइन जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने डब्बे में बंद करे ये सारे कैसे? मेटलॉइड्स। ठीक है, कई लोग बोरॉन को मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन बोरॉन भी होता है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सारे हो गए मेरे पास, क्या हो गए? मेटलॉइड्स हो गए। मतलब इनमें मेटलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल की भी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? मेटलॉइड्स। बस सी गए थे सब एट एस को, ये मैंने बनाया था निमोनिक्स, आप भी आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है कि पूछता है कौन कौन सा मेटलॉइड्स है। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके लिए एवरीवन प्लीज वॉच द वीडियो। पेनिट्रेशन मतलब कितने न्यूक्लियस के करीब तक, उसको हम कहेंगे कि वो ज्यादा अच्छे से बाउंड है, ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद देखा होगा, एस ऑर्बिटल्स ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड होती हैं न्यूक्लियस से बजाय पी के। पी अट्रैक्टेड होती है बजाय डी के, और डी अट्रैक्टेड होता है बजाय एफ के। तो the proximity of electrons in an orbital to the nucleus, न्यूक्लियस के कितने करीब तक जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो है पेनिट्रेशन। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है एस, उससे कम पी, उससे कम डी, और सबसे लल्लू है ऑफ कोर्स एफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ,
एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट का पता लगता है, जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, कोई ढाल बन रहा है। हाँ, ये क्या चीज है? आइए देखते हैं। बहुत बार इसकी चर्चा होती है, हर सांस में इसकी चर्चा होती है। भगवान जाने क्यों बच्चे इसके नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं। 5 मिनट में आपका ये डर जिंदगी भर के लिए निकाल देते हैं और देखते हैं क्या है शील्डिंग इफेक्ट। होता यह है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कुछ फर्स्ट शेल में है, कुछ सेकंड शेल में, कुछ थर्ड शेल में। हाँ जी। अब एक बात बताइए, अगर थर्ड शेल में बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या न्यूक्लियस में सिर्फ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है? वो अट्रैक्शन तो करता है, हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन क्या वो रिपल्शन भी महसूस करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉनों का? जरूर करेगा। तो डू यू सी कि जो नेट अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन है नेट अट्रैक्शन। इस रिपल्शन के कारण वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कुछ कम महसूस करेगा। अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन ना होते, अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन ना होते, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित हो जाता, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता न्यूक्लियस की तरफ। क्यों? क्योंकि उसको रिपेल करके बाहर धकेलने वाला कोई नहीं था। आसान सी बात है। हाँ जी। ये कंसेप्ट कहलाता है एक तरह से शील्डिंग इफेक्ट। हम कहते हैं कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, ये ढाल बन गए हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और अब न्यूक्लियस उतने मजे से खींच नहीं पा रहा है इसको, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और यही शील्डिंग इफेक्ट है। द रिडक्शन इन द अट्रैक्शन felt by an outer electron or any electron. The reduction in attraction, yeah, reduction in nuclear attraction experienced by an electron due to the presence of other electrons in the same atom or ion is called shielding effect of other electrons in the atom or ion. दूसरे इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि हमारे मनचाहे इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कम महसूस हो रहा है न्यूक्लियस का, क्योंकि कोई धक्का मार के रिपेल भी कर रहा है उसे बाकी लोग, तो आकर्षण में जो कमी आ गई है, हम कहते हैं जी बीच वाले इलेक्ट्रॉनों ने शील्ड कर दिया किसको? न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। बस इतनी सी बात है। ये तो बड़ा आसान है। हाँ, ये बड़ा आसान है। कोई उदाहरण ऐसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लैंप है, अच्छा, न्यूक्लियस की तरह, ठीक है, उससे रोशनी निकल रही है बल्ब से, और उसके बाहर आपने एक कांच का गोला लगा रखा है, फ्रॉस्टेड ग्लास है। वो क्या करता है? वो कम कम रोशनी को बाहर जाने देता है, डिफ्यूज कर देता है। तो रोशनी यहां से तो निकली ज्यादा ज्यादा, और ये जो ज्यादा ज्यादा रोशनी निकली, उसको कुछ हद तक कांच ने रोक लिया, और बची कुछ ही रोशनी ही आपकी आंखों तक पहुंच पाई। अगर आपकी आंखों को मान ले कि वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम मान ले कि वो बीच में इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सारा आकर्षण इलेक्ट्रॉन तक आ रहा है, इसकी सारी लाइट आंख तक पहुंच रही है? नहीं, ये बीच में जो बदमाश हैं ये रोक ले रहे हैं इसे, ये शील्ड कर रहे हैं इसको, बल्ब की लाइट को आपकी आंखों से, या बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, किससे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। बहुत ही आसान सा, बहुत सुंदर उदाहरण है, जिससे आपको इसकी पूरी फील आ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया। पहली बात तो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, हम बोर की दुनिया में जी रहे हैं, इट्स वेरी बोरिंग, कोई शील्डिंग नहीं होगी। क्यों? शील्डिंग तो तब होती है जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही शील्डिंग का महत्व है, उसकी सेंस है, मेक सेंस, ठीक है। क्यों होता है? रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन शील्डिंग अच्छी करते हैं? शील्डिंग मतलब भाई जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को घेर के जैसे ये शेल्स हैं और यहां इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कह सकते हो कि ये शील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए मैं येलो कलर से बना रहा हूं उनको अलग से दिखाने के लिए, तो एक बात ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छी शील्डिंग में क्या एसपीडीएफ वाले सब एक जैसी शील्डिंग करेंगे? नहीं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे, जितना पेनिट्रेटिंग होंगे, जितना न्यूक्लियस के करीब पहुंच गए होंगे, उतनी ही शील्डिंग अच्छी करेंगे।
अच्छा, तो सबसे करीब न्यूक्लियस के होते हैं एस। एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पी का, उससे कम बी का, उससे कम एफ का, अज्यूमिंग कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अच्छा, तो दुनिया के सारे एस दुनिया के किसी भी पी से अच्छे हैं? नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बाहर वाली 6s है और एकदम अंदर वाली 2p है, उनकी तुलना नहीं करी जा सकती। लेकिन अगर आपके पास 4s 4p 4d और 4f है, तो 4s की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा अच्छे से ढक लेगा। अच्छा, 4p उतना ढक नहीं पाएगा, 4d और भी कम, और 4f तो बहुत ही लल्लू है, कुछ भी ज्यादा खास नहीं कर पाएगा। ये मतलब है, ये पॉइंट याद रखना है। सो एवरीवन, हमने देखा जो होते हैं इनर